फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज हम बात करने वाले हैं मीडिया प्रिपरेशन एंड स्टेलाइजेशन टेक्निक्स के बारे में। तो सिनॉप्सिस की बात करें हम तो इंट्रोडक्शन, टाइप्स, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स और नॉन सिंथेटिक मीडिया, प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक मीडियम, प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल मीडिया, प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल मीडियम। 7 नंबर का जो है दोस्तों वो है स्टेलाइजेशन, प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया एंड रेफरेंस बुक। इंट्रोडक्शन। सूक्ष्म जीवों की वृद्धि के लिए प्रयोगशालाओं में कई प्रकार के पोषक मीडिया तैयार किए जाते हैं। विभिन्न वैज्ञानिकों ने पौधों के ऊतक संवर्धन, कोशिका संवर्धन आदि के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यम को तैयार किया है, जिन्हें आज भी प्रयोग में लाते हैं। इन पोषक मीडिया न्यूट्रिटिव को तैयार करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों को मिलाया जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन, शुगर तथा कुछ वृद्धि नियामक जैसे ऑक्सिन तथा साइटोकाइनिन्स आदि को मिलाकर मीडिया तैयार किया जाता है, जिसके माध्यम से जो ऊतक संवर्धन जो है शीघ्रता पूर्वक इन्हीं उपयोगी वातावरणीय माध्यमों को जो है कल्चर मीडिया कहते हैं। हम यहाँ पे टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन मीडिया की बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया को निम्न प्रकार में से बांटा गया है जो कल्चर के अनुसार होता है। प्रिपरेशन ऑफ बेसिस लिक्विड मीडिया। जीवाणु को अक्सर एक लिक्विड मीडियम में संवर्धन करते हैं जिसे शोरबा कहते हैं। बैक्टीरियास बीफ एक्सट्रैक्ट सामान्य से माध्यम के रूप में प्रयोग आते हैं। ब्रीफ एक्सट्रैक्ट जो होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, विटामिन, पेप्टाइड्स तथा अकार्बनिक लवण होते हैं। जो ग्लूकोज ब्रोथ तथा न्यूट्रिटिव ब्रोथ समान रूप में प्रयोग में आने वाले माध्यम है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है। पहले कंपोजिशन ऑफ ग्लूकोज ब्रोथ। पहला है पेप्टोन 10 ग्राम, ग्लूकोज 5 ग्राम, 10.0 ग्राम, ग्लूकोज 5.0 ग्राम, सोडियम क्लोराइड 5.0 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1 लीटर। कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रिटिव ब्रोथ की बात करें हम तो पेप्टोन जो होता है 5.0 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट जो है 3.0 ग्राम, डिस्टिल वाटर जो है 1000 ml। प्रिपरेशन ऑफ सॉलिड कल्चर मीडिया की बात करें हम तो बैक्टीरिया अन्य माइक्रोब्स के लिए सॉलिड कल्चर माध्यम को बनाने के लिए अगार अगार का प्रयोग करते हैं। यह 3 से 6 हाइड्रोगैलेक्टोज तथा डीगैलेक्टोज पायरोस से बना एक जटिल पॉलीसेकेराइड है। यह रेड एल्गी से प्राप्त होता है। 90 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह द्रव का रूप ले लेता है, किंतु यह 40 से 45 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करने पर यह जेली का रूप ले लेता है। लिक्विड कल्चर मीडियम को अगार अगार के साथ मिलाकर 96 तक गर्म करते हैं। इस द्रव को पेट्री डिश में डालकर ठंडा होने व जमने के लिए रख देते हैं। लिक्विड मीडियम को ट्यूब्स में भी रख दे सकते हैं। स्टेलाइजेशन करने के लिए इनका ऑटोक्लेव करते हैं। बैक्टीरिया का संवर्धन बनाने के लिए इन्हें अगार प्लेट्स या अगार ट्यूब में इनोकुलेट करते हैं। कॉम्प्लेक्स और नॉन कॉम्प्लेक्स सिंथेटिक मीडिया के माध्यम जिनके संघटक पदार्थ ठीक प्रकार से परिभाषित तथा परिकृत नहीं होते हैं उन्हें जटिल अपरिभाषित अथवा आकृतित हॉर्न सिंथेटिक माध्यम कहते हैं। कल्चर मीडिया को आवश्यकता अनुसार तरल अवस्था या ठोस अवस्था में प्रयोग किया जाता है। लिक्विड मीडिया को ठोस माध्यम में जिलेटिन अथवा अगार अगार रेड मराइन एल्गी से प्राप्त एक जटिल
पॉलीसैकेराइड शुगर होती है उसे डालकर परिवर्तित किया जाता है। जिलेटिन को अनेक बैक्टीरिया अपघटित कर देते हैं तथा अगार पर अधिकांश बैक्टीरिया कोई रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं कर पाते हैं, इसलिए प्राय अगार को ही ठोस माध्यम के निर्माण में प्रयोग लाया जाता है। इस प्रकार कुछ सामान्य माध्यम निम्नलिखित हैं। पेप्टोन वाटर, इस माध्यम को हैजे के रोगाणु के कल्चर हेतु प्रयोग में लाया जाता है। यह क्षारीय जो होता है pH 8 से लेकर 8.4 माध्यम होता है। पेप्टोन की बात करें 10 ग्राम, NaCl 5 ग्राम, डिस्टिल वाटर 1000 ml। न्यूट्रिएंट ब्रोथ की हम बात करें तो इस मीडियम के निम्न घटक होते हैं। पहला है पेप्टोन 10 ग्राम, NaCl 5 ग्राम, बॉइल्ड मीट एक्सट्रैक्ट जो है 1000 ml। प्रिपरेशन ऑफ सिंथेटिक मीडियम, तो कुछ विशिष्ट संवर्धन माध्यम होते हैं जिनमें केवल प्योर एवं परिचित संगठन के रसायनों अर्थात यौगिकों का प्रयोग होता है, क्योंकि इस प्रकार के माध्यमों के संगठन संश्लेषित यौगिकों की पूरी जानकारी होती है, इसलिए इस प्रकार के माध्यमों को सिंथेटिक की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार का एक जो होता है लोवेनस्टाइन जेनसन मीडियम है। लोवेनस्टाइन जेनसन मीडियम की बात करें तो इसको मानव एवं मवेशी तपेदिक के कल्चर एवं विभेदन में प्रयोग किया जाता है। इसे मिनरल सॉल्ट सॉल्यूशन भी कहते हैं। पोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट 0.4%, मैग्नीशियम सल्फेट 0.4%, मैग्नीशियम सिट्रेट 0.1%, और जो यहाँ पर होता है अमीनो एसिड 0.6%, डिस्टिल वाटर ग्लिसरॉल 2% डिस्टिल वाटर में। इन पदार्थों को 2% ग्लिसरॉल के जलीय घोल में गर्म करके घोलते हैं। घोल को 2 घंटे उबालकर रात भर के लिए ठंडा कर देते हैं। फिर इस घोल में एस्पेरजेंस नाइट्रोजन का तथा ग्लिसरॉल कार्बन का सोर्स होता है। प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल मीडिया की हम अभी बात करें तो प्रिपरेशन ऑफ स्पेशल मीडिया को सूक्ष्म जीवी वायवीय प्रकार के होते हैं। इनके लिए कल्चर जटिल तथा अथवा कृत्रिम माध्यमों का उपयोग कर सगुमता से किया जाता है, किंतु कुछ ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो एनाएरोबिक होते हैं अथवा इनकी O2 की आवश्यकता वातावरणीय O2 से अपेक्षाकृत बहुत होती है। इस प्रकार के विशिष्ट माइक्रोब्स के लिए विशिष्ट वातावरण की आवश्यकता पड़ती है, जो माध्यम में कुछ विशेष यौगिक डालकर उपलब्ध कराई जाती है। इस विशिष्ट माध्यम में जिसमें अर्धठोस सोडियम यहाँ पे थियोग्लाइकोलेट माध्यम से O2 को हटा देती है। यहाँ पे थियोग्लाइकोलेट मीडियम न्यूट्रिएंट ब्रोथ में 0.1%, सोडियम थियोग्लाइकोलेट जो होता है 0.05%, अगार पाउडर ग्लूकोज 0.1%, मिथाइलिन ब्लू 1 से 5000 पार्ट्स। इस मिक्सचर को 10 IV दाब पर 15 मिनट ऑटोक्लेव पर जीव रहित करते हैं। ऑटोक्लेविंग के पश्चात थियोग्लाइकोलेट जो होता है ग्लूकोज एवं अगार की सहायता से मीडियम के एनाएरोबिक परिस्थितियों को बनाए रखता है। माध्यम में मिथाइलिन ब्लू इंडिकेटर का काम करता है। इसमें साल्मोनेला शिगेला को कल्चर किया जाता है। छठा प्रिपरेशन ऑफ नेचुरल मीडियम। ये न्यूट्रिटिव पदार्थ पूर्ण रूप से नेचुरल जैविक द्रव्यों से निर्मित होते हैं। ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। पहला कोआगुलुमार क्लोट्स। प्लाज्मा क्लोट्स का काफ़ी समय से व्यापक उपयोग हो रहा है। व्यापारिक रूप से उपलब्ध प्लाज्मा या लिक्विड के रूप में या लाइफिलेज्ड दशा होती है। लैब में वह मेल फ्लो के ब्लड तैयार किया जा सकता है। बायोलॉजिकल फ्लूइड्स कई जैविक द्रवों जैसे अमीनोटिक फ्लूइड, जलोदार तरल,
एसिटिक फ्रूट इंसेक्ट्स, यहाँ पे हीमोलिम्फ, सीरम आदि में से सीरम का सबसे व्यापक उपयोग किया जाता है। यहाँ पे व्यापक उपयोग किया जाता है। टिश्यू एक्सट्रैक्ट की हम बात करें यहाँ पे तो चिक एम्ब्रियो निष्कर्ष का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, किंतु जो होता है बोवाइन एम्ब्रियो का भी उपयोग किया जाता है। अन्य टिश्यू जैसे कि लीवर, बोन मेरो आदि के एक्सट्रैक्ट का भी उपयोग किया जाता है। जॉन इलेक्ट्रोफोरेसिस घोल के अवयव के मिलने तथा विसरण की समस्या के में जो घोल एक स्थायी माध्यम जैसे पेपर शीट या जेल होता है, वास्तव में मात्रक अशून्यता से इस पदार्थ की विसरण प्रकट नहीं होता है। पृथक्करण प्राप्त अलग जोन्स हो जाता है। अतः जोन्स जो होता है इलेक्ट्रोफोरेसिस का नाम दिया। प्राय इसका इस्तेमाल किया गया तथा पदार्थ स्टार्च, जेल, पेपर, सेलुलोज, एसीटेट कला में होता है। यहाँ पे हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन की बात करें तो आणविक जैव विज्ञान की उच्चतम दशा में इलेक्ट्रोफोरेसिस, विशेष रूप में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, सूक्ष्म आणविक कणों को अलग करने पर तथा पहचान करने में बहुत विस्तार से प्रयोग होता है, जैसे न्यूक्लिक अम्ल, अमीनो अम्ल, एंजाइम एवं प्रोटीन्स। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्लिनिक डिसऑर्डर के पहचानने में काम आता है। उसी तरह फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप या माइक्रोस्कोप इस सिद्धांत पर आधारित है कि कोशा एक हेट्रोजीनस सिस्टम है, लेकिन प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में यह होमोजीनस प्रतीत होता है। लाइट माइक्रोस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस तथा कंडेंसर लेंस का वर्तमान अलग अलग होता है। इसका उपयोग मीडिया से प्राप्त माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने के लिए किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन, वातावरण में सभी स्थानों पर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। जीव विज्ञान प्रयोगशालाओं में प्राय सभी उपकरण इनसे संदूषित होते हैं, अतः सूक्ष्म जीवों के संवर्धन एवं वियोजन के समय यह सावधानी आवश्यक है। स्टेरिलाइजेशन की कुछ प्रमुख विधियाँ प्रस्तुत हैं। स्टेरिलाइजेशन बाय हीट, तो यहाँ पे हम बात करें तो सूक्ष्म जैविक प्रयोगशालाओं में उपकरण आदि के कीटाणुनाशन के लिए ऊष्मा का प्रयोग सामान्य रूप से किया जाता है। ऊष्मा द्वारा कीटाणुनाशक की निम्नलिखित दो विधियाँ हैं। पहला, ड्राई हीट स्टेरिलाइजेशन, उपकरण को सीधे ज्वाला के ऊपर रखना ऊष्मा द्वारा कीटाणुनाशन की सामान्यतः पद्धति है। संरोपण सूचिका, नीडल, स्कीजर, फोर्सेप्स, स्कैल्प etc प्राय ज्वाला से ही निर्गमित किए जाते हैं। इसी तरह फ्लास्क संवर्धन नलिका के मुंह को भी बार बार ज्वाला के पास लाकर निर्गमित करते हैं। इसके अलावा साफ तरह से धुले हुए व सूखे उपकरणों जैसे पेट्री डिश, बीकर, फ्लास्क, संवर्धन नलिका आदि को टिन अथवा एल्यूमिनियम की पन्नी में लपेटकर विद्युत ओवन में 4 से 8 घंटे तक उच्च ताप 160 डिग्री सेल्सियस में रखने से उपकरण पूरी तरह निर्गमित हो जाते हैं। फ्लास्क व संवर्धन नली को ओवन में 4 से 8 घंटे तक उच्च ताप पूरी तरह निर्गमित हो जाते हैं। फ्लास्क व संवर्धन नली को ओवन में रखने से पूर्व निर्गमित कॉटन प्लग से बंद कर दिया जाता है। वेट हीट की हम बात करें स्टेरिलाइजेशन, तो शुष्क ऊष्मा की तुलना में आर्द्र ऊष्मा जो होता है वाष्प की भेदन शक्ति होती है, अतः सूक्ष्म जीवों के संवर्धन के लिए प्रयुक्त माध्यमों के कीटाणुनाशन स्टेरिलाइजेशन के लिए आर्द्र ऊष्मा का इस्तेमाल अधिक उपयोगी है। आर्द्र जो ऊष्मा कीटाणुनाशन उबालकर, पाश्चुरीकरण द्वारा तथा ऑटोक्लेविंग द्वारा किया जाता है। संरोपण सूचिकाएं चिमटी, स्लाइड, पेट्री डिश, सिरिंज आदि को 15 मिनट तक निर्जमित जल में उबालने से ताप प्रतिरोधी बीजाणुओं, सूक्ष्म जीवों को छोड़कर संदूषित करने वाले अन्य सभी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए
बीजाणु को नष्ट करने के लिए उपकरणों को लंबी अवधि तक पानी में उबालना आवश्यक है। इस तरह निर्जमित उपकरणों को आदि तुरंत इस्तेमाल न करना हो तो उन्हें निर्जमित चैम्बर में रख देना चाहिए। दूसरा नंबर बात करें हम स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा के प्रभाव से विघटित हो जाते हैं या उनकी प्रकृति बदल जाती है, उन्हें निर्जमित करने के लिए ऊष्मा का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ऐसे पदार्थों में उपस्थित सूक्ष्म जीवों को फिल्ट्रेशन द्वारा अलग किया जा सकता है। स्टेरिलाइजेशन बाय केमिकल एक्शन की हम बात करें यहाँ पे, तो यह कांच के उपकरण आदि को निर्जमित करने की असाधारण विधि है। हालांकि अब अनेक प्रकार के जीवाणुनाशक रसायन ज्ञात है, लेकिन कीटाणुनाशन के लिए प्राय केवल उन्हीं रसायनों का प्रयोग किया जाता है जो सस्ते व कम सांद्रता में प्रभावी होते हैं। प्रयोगशालाओं में कांच के उपकरणों, फ्लास्क, बीकर, पेट्री डिश, रबर ट्यूबिंग व मेज की सतह को निर्जमित करने के लिए मर्क्यूरिक क्लोराइड के 1% घोल का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा क्रिसोल का 3% घोल की भी कांच के उपकरण व संरोपण मेज को निर्जमित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो होता है स्केल पेन व संरोपित सूचिका को निर्जमित करने के लिए इन्हें पहले 90% एल्कोहल में धोकर फिर ज्वाला में से गर्म किया जाता है। स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रावायलेट रेस की बात करें तो पराबैंगनी किरणों अल्ट्रा यू रेस द्वारा निर्जमीकरण के लिए पराबैंगनी लैंप का प्रयोग किया जाता है। निर्जमित की जाने वाली वस्तुओं को कांच के पात्र में रखकर पराबैंगनी प्रकाश में 1 घंटे तक एक्सपोज करते हैं। इस प्रक्रिया में एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस पात्र में निर्जमित किए जाने वाले उपकरण रखे जाएं वे पराबैंगनी किरणों को अवशोषित न करें। 8वां नंबर जो होता है प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो संवर्धन माध्यम विभिन्न रासायनिक यौगिकों का ऐसा घोल है जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि में सहायक होता है। क्योंकि एक ही संवर्धन माध्यम सभी प्रकार के सूक्ष्म जीवों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, अतः आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के माध्यम बनाए जा सकते हैं। संवर्धन माध्यमों को निम्न 2 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला जो है नेचुरल कल्चर मीडिया। ऐसे संवर्धन माध्यम जो कार्य के अनुभव के आधार पर तैयार किए जाते हैं और जिनके निश्चित रासायनिक संगठन की जानकारी नहीं होती है या परिवर्तनशील होता है, प्राकृतिक माध्यम कहलाते हैं। पेप्टोन, दूध, मांस, फाट, मांस, निचोड़, जिलेटिन, अगार, सब्जियों के रस आदि कुछ सामान्य प्राकृतिक संवर्धन माध्यम हैं। सिंथेटिक कल्चर मीडिया। कृत्रिम संवर्धन माध्यम प्रयोगशाला में विभिन्न रासायनिक यौगिकों को निश्चित अनुपात में मिलाकर तैयार किए जाते हैं, अतः इनका निश्चित रासायनिक संगठन ज्ञात होता है। विविध प्रकार के कृत्रिम माध्यमों में रसायनों का अनुपात सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता के आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। लिक्विड मीडिया तैयार करने के लिए इसके विभिन्न अवयवों को क्रियान्वित जल उचित मात्रा में घोला जाता है। ठोस माध्यम बनाते हैं समय इस घोल में अगार की निर्धारित मात्रा मिलाई जाती है, जो माध्यम को पिंडित कर देता है। तरल व ठोस दोनों तरह के माध्यमों के पीएच उनमें अम्ल या क्षार की उचित मात्रा मिलाकर समंजित की जाती है। माध्यम की पीएच को पीएच पेपर BDH सूचक या पीएच मीटर द्वारा मापा जा सकता है। डिफरेंस की हम बात करें तो ये बुक टूल्स एंड टेक्निक्स बुक से ये नोट्स बनी हुई हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें।